Hello everyone and welcome back once again for the sessions of मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम नेशनल इनकम का चैप्टर कवर कर रहे हैं। हमने जो मेथड्स हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के, उसमें से अभी एक मेथड को कवर किया है विच वाज द प्रोडक्ट मेथड। आज हम हमारे इस सेशंस को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सेकंड मेथड कौन सा है। टुडे वी विल डिस्कस द इनकम मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो देखते हैं कि ये क्या है। The other name for this method is distributed share method और factor payment method। तो देखो, इनकम मेथड को डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड या फिर फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहा जाता है। जैसे हमने फैक्टर इनकम से स्टडी किया था ना, तो वो दूसरी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर पेमेंट्स बन जाती हैं। तो इसलिए इन दो नामों से भी इसे जाना जा सकता है। अगर हम इस मेथड के अकॉर्डिंगली मीनिंग समझें तो देखिए मीनिंग क्या उभर कर आता है। इट इज़ दैट मेथड विच मेजर्स द नेशनल इनकम इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स मेड टू वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो, हर एक एंटरप्राइज में डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो काम करते हैं। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नाम का कंसेप्ट समझा हुआ है। तो वो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जब वो अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं तो उन्हें बदले में फैक्टर इनकम्स जनरेट होती हैं। जो एम्प्लॉयर पे करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो फैक्टर पेमेंट्स बन जाती हैं। तो इसीलिए जो मीनिंग है वो कुछ ऐसा उभर कर आता है कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम नेशनल इनकम को माप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। किस फॉर्म में मेजर कर रहे हैं? इन दी फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। और वो फैक्टर पेमेंट्स कैसे की जा रही हैं या किसको की जा रही हैं? जो एक एम्प्लॉयर ने, जो एक प्रोड्यूसर ने डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय किया हुआ है। अब वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हो सकते हैं? वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेनली हम 4 ही कवर करते हुए आए हैं। तो जैसे फर्स्ट है लैंड। तो लैंड को यूज़ करने के बदले में क्या फैक्टर पेमेंट की जाती है? रेंट। लेबर को बदले में हम क्या पे करते हैं? वेजेस। कैपिटल है तो उसके बदले में हमें, अगर हमने बोरो कर कर कैपिटल लगाई है अपने बिजनेस में, तो हमें क्या पे करना पड़ सकता है? इंटरेस्ट। और वहीं अगर हम एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स की बात करें तो वो एक एंटरप्रेन्योर अपनी स्किल्स को यूज़ कर कर क्या जनरेट करता है? वो प्रॉफिट जनरेट करता है, जो कि एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो एक फैक्टर पेमेंट ही उभर कर आती है। तो ये कुछ मीनिंग उभर कर आता है इनकम मेथड के अकॉर्डिंगली कि इसमें ये जो इनकम्स जनरेट होती हैं इन्हीं को यूज़ करते हुए नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम स्टेप्स देखें कि इनकम मेथड में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो देखिए वेरी फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेज। जो कुछ और नहीं है, जो हमने प्रोडक्ट मेथड या हमने वैल्यू एडेड मेथड में समझा था, ये बिल्कुल वही है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। तो एक इकोनॉमी में ये 3 सेक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू प्रोडक्शन का काम किया जाता है। सो सबसे पहला स्टेप इस मेथड में भी सिमिलर वही है कि हमने वेरियस प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेज जो कि इन 3 सेक्टर्स में प्रिवेल करती हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड स्टेप देखिए क्या उभर कर आता है। सेकेंड स्टेप है मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम। क्योंकि हम इनकम, फैक्टर इनकम्स जो जनरेट होंगी उनके ज़रिए नेशनल इनकम को स्टडी करेंगे, तो दैट मीन्स हमें फैक्टर इनकम का मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या होती है और इसकी फर्दर क्लासिफिकेशंस क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं कि फैक्टर इनकम का क्या है। फैक्टर इनकम इज़ द इनकम अर्नड बाय अ पर्सन इन रिटर्न ऑफ द फैक्टर सर्विस। मीन्स बंदा कोई फैक्टर सर्विस रेंडर कर रहा है, बंदा कोई फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और बदले में उसे इनकम जनरेट हो रही है। उस इनकम को हम फैक्टर इनकम बोलेंगे। सो अगेन आई वुड लाइक टू रीड, फैक्टर इनकम इज द इनकम अर्नड बाय अ पर्सन इन रिटर्न ऑफ द फैक्टर सर्विस प्रोवाइडेड बाय हिम। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट जो हमारे पास यहाँ इस मीनिंग के जरिए उभर कर आता है वो क्या है कि ट्रांसफर रिसिप्ट्स
या जिन्हें हम ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी बोलते हैं, जो मैं पहले भी आपके साथ एक बार डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया, जैसे स्कॉलरशिप्स हो गई। सो दीज ट्रांसफ़र रिसिप्ट्स और पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड और कंसीडर्ड एज फैक्टर इनकम्स। क्यों? बिकॉज नो फैक्टर सर्विस इज रेंडर्ड अगेंस्ट देम, क्योंकि बदले में कोई फैक्टर सर्विस नहीं प्रोवाइड की जाती है। इसीलिए ये वन साइडेड पेमेंट होने की वजह से इन्हें हमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं करना होता है। अब हम क्लासिफिकेशन अगर देखें कि फैक्टर इनकम्स में क्या क्या क्लासिफिकेशंस आएंगी, और मैं कहूँगी कि यही चीज़ है जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी काम आएगी। आपको जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे सॉल्व करने, तो आपको यही चीज़ देखनी है कि अगर हम इनकम मेथड के थ्रू, मतलब अगर हमें इन्फॉर्मेशन इनकम मेथड वाली दी हुई है तो उसमें क्या क्या है जो हमें दिया हुआ है, जिसको हम यूज़ कर कर नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो है ना, वो क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने वेजेस की बात की थी कि वेजेस एक फैक्टर इनकम है। अब वेजेस जो है वो कौन पे करता है? वेजेस जो है वो एम्प्लॉयर पे करता है अपने एम्प्लॉय को। अब जो एक एम्प्लॉय होता है उसे सिर्फ कंपनसेशन की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में पैसा नहीं मिलता होता, उसे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते होते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमें कुछ ऐसा ही पॉइंट बता रहा है, ऐसी ही बात बता रहा है कि व्हाट इज़ द कंपनसेशन विच एन एम्प्लॉई इज़ गेटिंग फ्रॉम हिज और हर एम्प्लॉयर। तो देखिए इसमें क्या क्या आता है। इट इंक्लूड्स वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, जो मैंने आपको कहा कि भाई कैश की फॉर्म में हम वेजेस या सैलरीज अर्न करते हैं। पेमेंट इन काइंड, इसका मतलब क्या है? देखो, काइंड का मतलब यहाँ दयालु से नहीं है। यहाँ जैसे अगर आपने सुना हो कि डीए, टीए, ट्रैवलिंग अलाउंस, इस तरीके की, मतलब कैश के अलावा जो जैसे कई बार दिवाली पर गिफ्ट दिए जाते हैं, अब वैसे ही कई बार ऑनोरेरियम्स पे किए जाते होते हैं ना एम्प्लॉयज़ को, मतलब मान सम्मान में भी बोनस दिया जाता है जैसे। तो वो जो पेमेंट्स हैं जो कैश के अलावा अदर बेनिफिट्स की फॉर्म में एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, वो सब भी इसी कंपनसेशन की कैटेगरी में कवर किया जाएगा। सेम इसी तरीके से देखिए, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जैसे पीपीएफ में कंट्रीब्यूशंस की जाती होती हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स में कंट्रीब्यूशन की जाती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से कई एम्प्लॉयर्स भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ये पीएफ्स के अंतर्गत अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं, तो वो भी कंपनसेशन का हिस्सा ही माने जाएंगे। एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट, अगर बंदा रिटायर हो रहा है और उसे पेंशन अगर दी जा रही है तो वो भी एक तरीके से कंपनसेशन ही माना जाएगा। सेकंड, अगर अब हम बात करें फैक्टर इनकम की, तो वो हमारे पास क्या क्लासिफिकेशन उभर कर आती है? वो क्लासिफिकेशन है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब इसमें क्या आता है? देखिए, हमने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की थी, तो इसमें और कुछ नहीं है, इसमें ऐसा ही कुछ है कि इट इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें क्या क्या आएगा? इसमें इंक्लूड किया जाएगा रेंट, जो कि प्रॉपर्टी, अगर हम बात करें तो लैंड, जैसे हमने बोला था, तो ये एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जनरेट हुई इनकम। तो इट इंक्लूड्स रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब देखो, जो कैपिटल यूज़ की जाती होती है बिजनेस में, वो भी तो एक तरीके से प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाती है ना, तो इसलिए इसमें लैंड वाला कंसेप्ट भी आ जाता है, इसमें कैपिटल वाला कंसेप्ट भी आ जाता है, और इसी में जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स का इस्तेमाल कर कर प्रॉफिट जनरेट किया जाता है वो भी आ जाता है। तो इसलिए इसमें ये तीनों कंसेप्ट्स कवर अप कर लिए जाते हैं। और प्रॉफिट को आगे फर्दर 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है डिविडेंड का। अब डिविडेंड क्या होता है? देखिए, डिविडेंड होता है कि जैसे एक कंपनी है, कंपनी में लोगों ने शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो वो कंपनी के क्या बन गए? शेयर होल्डर्स बन गए। अब उन शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट्स में से जो हिस्सा मिलता होता है उसे डिविडेंड कहा जाता होता है। इसलिए
इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अमंग दी शेयर होल्डर्स। तो वो प्रॉफिट जिसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है, वितरित किया गया है शेयर होल्डर्स के बीच में, उसे हम डिविडेंड बोलेंगे और वो डिविडेंड प्रॉफिट का ही हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉरपोरेशन टैक्स, जिसे कॉरपोरेट टैक्सेस भी कहा जाता है। तो क्या है? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ पेड टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस। मतलब अब प्रॉफिट पर ही जो एक फर्म प्रॉफिट अर्न करती है, जनरेट करती है, उसकी वो इनकम होती है, उसी पर वो टैक्सेस पे करती है ना सरकार को। तो इसलिए ये टैक्सेस भी प्रॉफिट का ही हिस्सा माने जाते हैं। तो ये कॉरपोरेशन टैक्स किसका हिस्सा है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो सरकार को एज अ टैक्स पे कर दिया गया है। तो ये भी प्रॉफिट में ही इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास जो प्रॉफिट का है वो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इट इज़ द कॉरपोरेट सेविंग्स और सेविंग्स ऑफ द एंटरप्राइजेज विच इज़ रिटेन्ड बाय द फर्म्स फॉर फ्यूचर यूज़। देखो रिटेन का मतलब क्या होता है? रिटेन का मतलब होता है कि जो बचा कर रख लिया गया है। अब अगर कोई फर्म पैसा बचा रही है तो वो क्यों बचाती है? ताकि वो उसे फ्यूचर में यूज़ कर सके। तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का हिस्सा माने जाते हैं और इसीलिए वो प्रॉफिट का भी हिस्सा माने जाते हैं। तो आपने बस इतना याद रखना है कि जो प्रॉफिट आप फैक्टर इनकम में, ये ऑपरेटिंग सरप्लस में कवर करोगे, मतलब पहले तो ये याद रखना है कि ऑपरेटिंग सरप्लस किसके बराबर आएगा? वो रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के बराबर आएगा। अगर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो आपने ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट जो है वो 3 चीज़ों के बराबर आएगा। डिविडेंड के, प्लस ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपको दिख रहा है, और प्लस जो हमने अभी अभी कॉरपोरेशन टैक्सेस वाला कंसेप्ट देखा है। जब इन तीनों को ऐड कर दिया जाएगा तो हमारे पास प्रॉफिट निकल आएगा। नेक्स्ट हम बात करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम में हमारे पास क्या आता है। तो नेक्स्ट एंड दी लास्ट वन इज मिक्स्ड इनकम। अब ये क्या होती है? ये 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनिंग मिक्स्ड इनकम का आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। इट रेफर्स टू द इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स who use their laborious skills, land, capital and entrepreneurial skills to produce goods and services। मीन्स जो किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का नहीं बल्कि मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं। वो एज अ लेबर कहीं काम भी कर रहे हैं, या उनके पास खुद के पास भी कुछ लैंड है, वो उससे भी रेंट डिराइव कर रहे हैं, रिट्राइव कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉयड है, या हम ये कहें कि वो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल कर कर अलग अलग सोर्सेज से इनकम जनरेट कर रहा है, तो उसे हम मिक्स्ड इनकम की कैटेगरी में कवर अप करेंगे। अब देखो, as these incomes are mixed in terms of wages, rent, interest and profit, जो हमने 4 अलग अलग कैटेगरीज पढ़ी थी अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर कोई इंडिविजुअल ऐसे थोड़ी थोड़ी हर प्रकार की इनकम अगर जनरेट कर पा रहा हो, अर्न कर पा रहा हो, तो हम उसे मिक्स्ड इनकम बोलेंगे। दस इट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। अब देखिए एक बात और जो आपको अब ध्यान देने की ज़रूरत है वो है द टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड NDPFC, NDP@FC, जिसे हम नेट डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। देखो हमने अभी तक जितना भी इनकम मेथड के ज़रिए ये मीनिंग समझा है हमारे इन 2 स्टेप्स में, इनसे ना हमें एक बात क्लियर होती है कि जब हम अपने इन क्लासिफिकेशंस का समेशन करेंगे तो हमारे पास इन फैक्टर इनकम्स की, देखो ये तो नाम ही क्लियर कर रहा है ना, फैक्टर इनकम्स, तो इसलिए इस केस में हमारे पास जो इनकम निकलेगी वो क्या निकलेगी? नेट डोमेस्टिक इनकम निकलेगी। और नेट डोमेस्टिक इनकम को हम अर्लियर सेशंस में पढ़ चुके हैं, NDP@FC बोलते होते हैं। अब देखो ध्यान से, इसे FC इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फैक्टर इनकम्स हैं, तो इसलिए ये फैक्टर कॉस्ट बन गई। अब इसे नेट ही क्यों बोलते हैं, इसे ग्रॉस क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि देखो अगर आप थोड़ा सा अकाउंटिंग वाला दिमाग लगाकर देखोगे ना,
तो ये एक फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, और फर्म्स जब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हैं तो वो डेप्रीसिएशन माइनस कर देती होती हैं, उसके बाद टैक्सेस वगैरह की कैलकुलेशंस होती हैं। तो यहाँ पर हम कॉर्पोरेशन टैक्सेस वगैरह की भी बात कर चुके हैं, तो दैट मीन्स डेप्रीसिएशन लेस की जा चुकी है, इसीलिए ये ग्रॉस नहीं है, ये नेट है। तो इस मेथड में हम जो इनकम निकालेंगे इन क्लासिफिकेशंस की मदद से, इनकी समेशन से, वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकलेगी। फैक्टर कॉस्ट क्यों निकलेगी? क्योंकि ये फैक्टर इनकम्स का समेशन है, तो इसलिए ये फैक्टर कॉस्ट की फॉर्म में निकलेगी। अब देखो स्टेप 3 जो है वो क्या है। स्टेप 3 है एस्टिमेशन ऑफ फैक्टर इनकम। अब हमें एक ओवरव्यू दे दिया कि भाई ये फैक्टर इनकम जो है वो कैसे निकल सकती है, इसकी क्या क्लासिफिकेशन है। अब हमें एस्टिमेशन कहा गया है, क्योंकि हमने 3 सेक्टर्स की बात की थी कि एक प्राइमरी सेक्टर है, एक सेकेंडरी सेक्टर है। तो अब इसमें क्या किया जाएगा, इनकम पेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच इनपुट एम्प्लॉयड, क्योंकि इनपुट्स जो हैं वो लैंड भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है। तो इसलिए जितने भी आपने एज एन इनपुट नंबर ऑफ यूनिट्स एम्प्लॉय किए हुए हैं, जब आप उनको इनकम पेड टू ईच यूनिट, मतलब एक यूनिट को आप कितनी पेमेंट कर रहे हो, आप जब इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे मान लो बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल, मैं अगर लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो देखो जितनी वेजेस हैं मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लेबरर्स जब हम करेंगे, दैट मीन्स इनकम पेड टू ईच यूनिट, वो मेरी वेज हो गया, पर वर्कर मैं कितना पे कर रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय जब मैं नंबर ऑफ लेबरर्स करूँगी तो वो मेरी टोटल फैक्टर पेमेंट निकल आएगी। तो बिल्कुल यही कंसेप्ट हमने हर एक प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है कि वो कौन कौन से इनपुट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय कि हर एक इनपुट के लिए वो कितनी पेमेंट कर रहे हैं। अब देखो हर एक प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज किसी ना किसी पर्टिकुलर सेक्टर को बिलोंग करेगा, तो इसलिए इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल सेक्टर will be equal to the summation of the income paid by all the enterprises of that particular sector। तो जैसे मान लो प्राइमरी सेक्टर की हम बात करते हैं, तो जितने भी एंटरप्राइजेज, हम जब फर्स्ट जो पॉइंट हमने अभी अभी देखा था उसके अकॉर्डिंगली जितने भी सेक्टर्स प्राइमरी सेक्टर में कवर अप हो रहे हैं, मैं कहूँगी जितनी भी एंटरप्राइजेज प्राइमरी सेक्टर में कवर अप हो रही हैं, हम वो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंगली उनकी इनकम्स अलग अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम उनका समेशन कर देंगे तो वो उस पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे मैंने अभी अभी बोला प्राइमरी सेक्टर, तो वो प्राइमरी सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल इनकम निकल आएगी। एंड व्हेन इनकम्स पेड बाय ऑल दी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स विल बी एडेड, प्राइमरी का निकाल लिया, सेकेंडरी का निकाल लिया, टर्शरी का निकाल लिया, जब हम उनको ऐड कर देंगे आपस में सभी को, तो वो किसके बराबर आ जाएगी, वो नेट डोमेस्टिक इनकम के बराबर आ जाएगी, जो अभी अभी मैंने आपको बताया है NDP एट FC। अब लास्ट में देखो हम ये मेथड क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम नेशनल इनकम निकाल सकें। तो स्टेप 4 हमारे पास आता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम तो NNP एट FC होता है ना। सो द नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाय एडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू नेट डोमेस्टिक इनकम या प्रोडक्ट। तो देखो NDP एट FC, सिर्फ हमने ये D फॉर डोमेस्टिक को नेशनल में कवर अप करना है ना, कन्वर्ट करना है ना, तो हम ये अर्लियर सेशंस में समझ चुके हैं कि जब डोमेस्टिक से नेशनल पर आना हो तो क्या किया जाना चाहिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से इस मेथड को यूज़ कर इनकम मेथड को यूज़ कर हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारा इस पर्टिकुलर मेथड की भी जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सप्लेनेशन है वो कवर अप होती है, कंप्लीट होती है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप कि आपको आज का सेशन भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रहा। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आप अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए।
वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना एंड अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।